साउंड टेक 7 एक्शन। सबसे पहले जीडी बख्शी साहब आपसे शुरुआत करते हुए, चूंकि ब्राजील की ओर से बड़ा बयान सामने आया है और उसकी ओर से कहा गया है कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं और जिस तरह का बयान दे रहे हैं यह दरअसल समुद्र में डकैती है। उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? खोलकर अब तमाम देश ऐसे हैं जो अमेरिका के खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पैनी नजर ट्रंप की ओर से बनाकर रखी गई है और यह हालात पैदा कर दिए गए हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई वजह नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था ये ईरान पे इस तरह का तमाशा करने और दुनिया की इकॉनमी को धकेल दिया है बिल्कुल एट द एज ऑफ अ कैटास्ट्रोफे। और आई वुड बी टू सरप्राइज अगर ये तमाशा चलता रहा तो दुनिया की इकॉनमी रिसेशन में नहीं डिप्रेशन में जाएगी, डिप्रेशन लाइक 1928। और ट्रंप साहब को कोई फर्क ही नहीं है, वो अब बैठ के कह रहे हैं कि मैं टैक्स लगाऊंगा। चोरी डकैती का तो बस यहाँ पे एक नया सिलसिला बन गया है। और देखिए साहब, जो भी मार रहा है, डेथ ऑफ इंडियन सेलर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंडियन लाइव्स आर नॉट सो चीप, दे डोंट कम सो चीप। चाहे अमेरिका करे चाहे कोई और करे, ये बिल्कुल भारत के लोगों को गवारा नहीं कि भारतीय जाने जाएं और हमारी इकॉनमी को बेवजह अमेरिका वगैरह मिलकर इसका जो है तबाही करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर अमेरिका ने वेनेजुला का ऑयल डकैती कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी दुनिया का ऑयल के ऊपर इस तरह की जो है चिकल्लस करे, प्रॉब्लम्स करे। This was a unnecessary war of choice. It was uncalled for, illegal, pointless. लेकिन अब यह है कि अब ईगो पे आ गए हैं तो ख़त्म ही नहीं करना चाहते। आपने MOU साइन किया था ईरान के साथ, सारी MOU की शर्तें पॉइंट 1, पॉइंट 4 आपने वायलेट कर दिया है, तो नेचुरली लड़ाई फिर जारी होगी। You don't want to shut it down. जहां आपने शट डाउन किया वहां इजराइल ने बोल दिया कि साहब हम तो नहीं लेबनान पे हमले बंद करेंगे। ईरान वाले कह रहे हैं कि साहब जब तक लेबनान का लड़ाई बंद नहीं होती कोई सीज फायर नहीं। तो फिर साहब अब वेयर इज द वर्ल्ड, व्हाट इज द वर्ल्ड टू डू? ये आई थिंक दिस स्टूपिड idiotic war needs to be shut down at the earliest. अब सब बैठ के पैसे कमाने बैठ गए यहाँ पे। अमेरिका ये बड़ा सवाल बना हुआ है। को कौन सी पैसे की बहुत कमी बड़ी है? बात जीडी बख्शी साहब, आपने ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आने के लिए जीडी बख्शी साहब, भारत की तैयारी क्या देख रहे हैं आप? और इन सब के बीच यहां से इजराइल जो कह रहा है कि रिजीम चेंज, इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद यहां से क्या नजर आता है ईरान को लेकर, और वो कब मानेंगे, कब रुकेंगे, कब ठहरेंगे, दुनिया के मुल्क कब सांस लेंगे थोड़ी शांति की? क्या इस तरह के आसार बन सकते हैं? नहीं। देखिए साहब, अभी जब सीज फायर हुआ था तो सीज फायर क्यों हुआ था? शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, अमेरिकन पेट्रोल कंपनीज के CEOs डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और उनको साफ दो टूक शब्दों में बता दिया था साहब कि अभी तक तो दुनिया की इकॉनमी थोड़ी कंट्रोल में रही है क्योंकि सारे देश अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से स्पेंड करके वो जो है अपनी इकॉनमीज़ को मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दिया था। लेकिन साहब अब जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं दुनिया के, शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो टोटल जीरो की तरफ जा रहे हैं। इससे साहब बहुत खराब स्थिति पैदा हो सकती है इकोनॉमिक, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इंडिया को, चाइना को, अमेरिका को, सबको, जापान को, सबको रिप्लेनिश करने पड़ेंगे। सब अगर इकट्ठे रिप्लेनिश करने शुरू करें और 22% गल्फ ऑयल दुनिया से ऑफ द टेबल हो जाए, किसकी बेवकूफ़ी से तो अब तो हम फैसले कर सकते हैं,
लेकिन वो ऑफ द टेबल हो जाए। और अब धमकी ये आ रही है कि जो 12 से 15% ऑयल जो कि रेड सी से, बाबल मंदेब स्ट्रेट से आता है, वो भी ऑफ द टेबल जा सकता है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो दुनिया की इकोनॉमिक तबाही तो निश्चित है, इट इज सर्टन। अब आप बोले कि साहब अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, इजराइल को, हमारे दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं भाड़ में जाए, अमेरिका की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी जाती है चूल्हे में तो जाए। आई एम श्योर दैट्स नॉट वेरी फ्रेंडली, दैट्स नॉट वेरी फ्रेंडली टू अस, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज गोइंग डाउन द ट्यूब। यू हैव टू स्टॉप दिस फाइट, बिकॉज दिस फाइट इज कोई रिजल्ट अभी तक, देखिए 4 महीने हो गए, रिजीम चेंज रिजीम चेंज रिजीम चेंज सुन सुन के हमारे तो कान पक गए। देखिए इजराइल से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं इन्होंने हमारा साथ दिया है। इसलिए जब 7 अक्टूबर को इनके ऊपर हमास ने बड़ा घृणित हमला किया तो सारी दुनिया इनके साथ थी। प्रॉब्लम यह है साहब कि उसको 900 से 90 दिन से ज्यादा हो गए और आप लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, और अब आपकी जो लड़ाई है वो दुनिया की इकोनॉमी की तबाही कर रही है। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। भाई हमारा देश, हमारा दोस्त भारत भी, उसकी इकोनॉमी भी तबाह हो रही है। जापान के रिश्ते आपके साथ अच्छे हैं, साउथ कोरिया के रिश्ते आपके साथ अच्छे हैं, अमेरिका के रिश्ते अच्छे, ये सब की इकोनॉमी हिट लेगी। तो आप ये नहीं कह सकते उसके बाद कि भाड़ में जाए इंडिया की इकोनॉमी। तो फिर तो साहब हमको भी कुछ करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, क्योंकि ये तो लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही ना। ठीक है, आपने ईरान में रिजीम चेंज की पुरजोर कोशिश करी। Did you succeed? No. If you are not succeeding, please stop reinforcing a failure. खासकर एक ऐसा फेलियर जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक सत्यानाश कर रहा है। अब आप हमारे दोस्त हैं तो हम थोड़ी देर तो सह लेंगे, लेकिन साहब फॉर एवर एंड एवर अगर आप बोलें कि इंडिया की इकोनॉमी जाए भाड़ में, हमें कुछ नहीं लेना देना, हम तो इजराइल को बर्बाद करके छोड़ेंगे। अरे साहब, इजराइल को बर्बाद करते करते आप भारत को भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। हम तो आपके दोस्त हैं, आपकी हमारे से क्या दुश्मनी कि आप हमारी इकोनॉमी तेल में डालो। मतलब देखिए, शर्म ही नहीं है। किस तरह से बढ़ चुके हैं। अब दीपक बोहरा जी सीधे आपके पास आते हुए, शिप ट्रैपिंग फर्म कैपलर के मुताबिक बीते 24 घंटे में हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल और गैस टैंकरों की संख्या 25 मई के बाद सबसे कम हो गई है। यानी करीब 2 महीने में पहली बार ट्रैफिक जो था इतना ज्यादा घट गया है और तेल के दामों में फिर से आग लग गई है। और यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों ही देशों की अपनी दादागिरी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां छोड़ के चले जाएंगे। और आज आपने क्योंकि, और फिर कहेंगे गल्फ खाड़ी के जो देश हैं कि आप भिड़िए ईरान के साथ। और आज आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सऊदी अरेबिया ने मिसाइल दागा है साना एयरपोर्ट यमन पर, क्योंकि वहां पे एक ईरानियन प्लेन आने वाला था, उन्होंने उसको रोकने के लिए तोड़ दिया, उस एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया, एक रनवे को। और फिर हूथियों ने सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल से जवाब दिया है, वहां पर भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला हुआ। इसका मतलब कि अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है सऊदी अरेबिया का। एक देश है जिहादिस्तान, उसको पाकिस्तान भी कहते हैं, उसका डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ। अब ये देखना है कि वहां की जो खेती मार्शल साहब हैं जो इस समय टर्की में मंडरा रहे हैं, वो क्या करते हैं। सऊदी अरेबिया ने पैसे तो दे दिए हैं, आजा टाइगर, अब मेरी रक्षा के लिए तू आ। अब मैं देखता हूं वहां क्या होने वाला है। सो माई ओन फीलिंग बेटा, ट्रंप साहब चले जाएंगे, खाड़ी के देशों को इतना मजबूत करके जाएंगे, हथियार बेच के जाएंगे, अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा होगा कि वो ईरान के साथ भिड़ जाएंगे। आप जो मर्जी कहिए, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बड़ी पुरानी चीज है, कब? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना दीपक बोहरा जी, चले जाएंगे लेकिन जाएंगे कब? ट्रंप तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जब मन में जितनी भी चीजें हैं सबको पूरा कर लेना चाहते हैं। पहले हमने देखा किस तरह की गलत बयानी उनके सामने आई, अपने ही बयान से बार बार पलटना, लगातार धमकी देना। और ये सिर्फ एक मुल्क तक सीमित नहीं है। ईरान को लेकर पहले कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं। उस देश को लेकर आपकी जितनी गलत बयानी भी सामने है, अमेरिका जैसे इतने बड़े मुल्क का राष्ट्रपति
इस तरह की बातें करता है। ऐसी बातें हमारे देश में जो चाय और पान की दुकानें होती हैं वहां पर भी नहीं होती हैं। वो आज कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और कहते हैं, परसों वो पलट जाते हैं। उन्होंने अपनी क्या स्थिति बनाकर रखी है दीपक बोहरा जी? और आप कहने चले जाएंगे, जाएंगे कब, ये बड़ा सवाल है। अभी तो फिलहाल उनकी मंशा नजर नहीं आती है। ये मेरे को लगता है मेरे को लगता है मिड टर्म इलेक्शन से पहले ये चले जाएंगे। और एक चीज उनके बारे में, मिला हुआ उनसे, एक चीज उनके बारे में कह सकता हूं, ही इज प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल। तू तो गया बेटे। सिर्फ एक आपको मैं फन और मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। टॉपर जी, आपने जो आरोप लगाए उस पर जवाब ले लेती हूँ। फन फैक्ट के तौर पर एक आपको बस एक फैक्ट बता देता हूं, वो ये है कि पहले तो एक है वेलकम, और दूसरा ये है कि प्यू की रिपोर्ट आप थोड़ा सा जाकर पढ़ लीजिए। फरवरी से लेकर जून तक वहां पर यूरोप में सबसे ज्यादा नफरत होने वाली कंट्री इसराइल को बताया गया है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, जाकर पढ़ लीजिए। प्यू की रिपोर्ट के हिसाब से ट्रंप को जो है मोस्ट अनरिलायबल एलाई के तौर पर बताया गया है। 70% से ज्यादा वहां की पब्लिक, यूरोप की पब्लिक, 36 मुल्कों की पब्लिक, जाकर देख लीजिए। एक और रिपोर्ट, आप लोग कानून में मानते हैं, अगर मानते हैं तो ये रिपोर्ट सुनिए। यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी सितंबर 25, 2025 की रिपोर्ट है उनकी। वो कहते हैं कि इसराइल ने जेनोसाइड कमिट किया है। जेनोसाइड इज द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स। और आप एक ऐसी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, ईरान के बारे में किसी ने नहीं कहा है, तो आप कीजिए, आपको मुबारक हो। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप ईरान को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, आप ईरान को बुरा बोलिए, हम भी ईरान को बात चीजों में एतराज करते हैं, लेकिन कम से कम अपनी इंसानियत के स्तर से गिर ना जाइए इसराइल को सपोर्ट करके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जेनोसाइड कर रहा है इसराइल, जेनोसाइड। और आप अटैक करना चाहते हैं ईरान पर, वेलकम, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, सीरिया में कवाली बेइज्जती। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1967 और आपके अलावा बाकी के लोगों को भी एक ही सवाल मैं पूछना चाहता हूं। 1967 से लेकर, सवाल मुझसे किया गया, 1967 से लेकर अब तक उन्होंने गजा, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक को ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। ईरान की मांग यह है, जब तक के फिलिस्तीन को स्टेटहुड नहीं मिलता, ये जंग इस खित्ते में जारी रहेगी। यूएन ने भी खुद माना फिलिस्तीन को स्टेट का राइट है, तो क्यों उनको यूएस और इसराइल की तरफ से 50 साल से ज्यादा से डिनाई किया जा रहा है? पहले उस मसले को हल करें। और जहां तक कि ईरान की बात है, आप क्या उम्मीद रखती हैं? आज ईरान अगर छोड़े तो 6 महीने के बाद क्या गारंटी है कि उस पर फिर से अटैक नहीं होगा? तो ईरान राइट ब्रो, ईरान की जो जनता है 5000 जिसमें से मारे गए, और बाकी की मांग अपनी गवर्नमेंट से ये है कि हम ये नहीं देखना चाहते कि 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद फिर से एक जंग हो। आप जानती हैं कि नेगोशिएशंस के बीच में जंग हुई, ईरान नेगोशिएशन टेबल पे था। तो यहाँ की मांग ये है कि पूरी तौर से जंग को खत्म कर दिया जाए। और तनहा रास्ता ईरान के लिए 2 न्यूक्लियर पावर्स को फेस कर रहा है ईरान, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेवरेज की तरह पर इस्तेमाल करे। ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान के पास नॉर्थ कोरिया की तरह न्यूक्लियर वेपन नहीं है कि वो पलटा कर जो है धमकी दे सके और डिटरेंस हासिल कर सके। ईरान के पास डिटरेंस हासिल करने का तनहा तरीका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है और करेगा। तनहा रास्ता इस रीजन में पीस का यह है कि अमेरिका यहां से निकल के चला जाए, और चला जाएगा, जैसे कि हमने हमारे अभी एम्बेसडर साहब ने फरमाया। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।